तो अमेरिका में नए साल की शुरुआत बड़ी खतरनाक खबर से हुई है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में एक तेज रफ्तार ट्रक भीड़ में घुस गई और फिर ट्रक ड्राइवर शमसुद्दीन जब्बार ने भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 35 लोग घायल हुए हैं। इस दौरान हमलावर शमसुद्दीन जब्बार की भी मारा गया है। अमेरिका की पुलिस इसे आतंकी हमले के तौर पर देख रही है। जहां यह हमला हुआ वहां पर एक विस्फोटक भी मिला है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकी हमले का शक जताया है। बाइडेन ने हमलावर को आईएसआईएस से प्रेरित विचारधारा का बताया है। बाइडेन ने टेरर एंगल्स की जांच की बात भी कही है। तो नए साल में अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में इस तरह से आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि शुरुआती जो शक है वो आतंकी हमले को ही लेकर है। आईएसआईएस विचारधारा से जुड़ा हुआ ये शख्स जो कि ट्रक लेकर भीड़ भाड़ी वाली जगह पर घुस गया और फिर उसने अंधाधुंध गोलियां चला दी है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 35 लोग इसमें घायल हुए हैं। इस दौरान हमलावर शमसुद्दीन जब्बार, जो ट्रक का ड्राइवर है उसका नाम शमसुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है। अमेरिका की पुलिस इसे आतंकी हमले के तौर पर देख रही है। जहां यह हमला हुआ है वहां पर एक विस्फोटक भी मिला है। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन के अनुसार आतंकी हमले का शक है और साथ ही बाइडेन ने हमलावर को आईएसआईएस से विचारधारा से प्रेरित बताया है। और नए साल पर अमेरिका में दूसरा आतंकी हमला लॉस वेगास में हुआ। यहां पर ट्रंप इंटरनेशनल होटल के पास धमाका हुआ है। इस धमाके में एक की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि क्या दोनों घटना के तार एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या इन दोनों हमलों के पीछे आईएसआईएस ही है? फिलहाल इस दोनों घटनाओं से अमेरिका सहम चुका है। जो बाइडेन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक का पारा अभी से लेकर हाई हो चुका है, क्योंकि एक जगह ही नहीं 2 जगह साल की शुरुआत में ही हमले हुए हैं। एक हमला हमने आपको बताया था और दूसरा हमला लास वेगास में हुआ, जहां पर ट्रंप इंटरनेशनल होटल के पास धमाका हुआ और इस धमाके में एक की मौत हो गई है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या दोनों घटना के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या दोनों हमलों के पीछे आईएसआईएस का ही दिमाग है? फिलहाल इन दोनों घटनाओं से अमेरिका सहम चुका है। जो बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक का पारा इस वक्त हाई है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि आखिर ये किसने किया। अभी तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अमेरिका इसे एक आतंकी हमले के तौर पर देख रहा है। आप देखिए किस तरह से लास वेगास में ट्रंप होटल के बाहर ये हमला हुआ और इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। और अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। बात हरिद्वार की करें, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। सड़क के किनारे खड़े ट्रक से ये कार टकरा गई। रेवाड़ी से हरिद्वार आ रहे थे कार सवार। बहादुराबाद इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि हरिद्वार से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। सड़क के किनारे खड़े ट्रक से ये कार टकराई। रेवाड़ी से हरिद्वार आ रही थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। बहादुराबाद इलाके में ये हादसा बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, किस तरह से हुआ ये हादसा और क्या कार में कुल 4 ही लोग सवार थे या फिर और भी ज्यादा लोग थे? जी देखिए, इस कार में हरियाणा के रेवाड़ी के 5 लोग सवार थे। 5 लोग जो है हरिद्वार में रुड़की की ओर से हरिद्वार की ओर आ रहे थे। तेज रफ्तार ये कार थी और सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक में, जिसमें कि सीमेंट भरा हुआ था, उसमें एक कार जा घुसी और जो है 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। और जो 5वां शख्स था उसको गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसको एम्स इसके लिए रेफर किया। काफी भीषण ये सड़क हादसा हुआ जिसमें कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस उसमें मौके पर पहुंची है और उसके बाद जो है जो शव थे उनको निकाला गया, उनको मोर्चरी भिजवाया गया और उसके बाद में जो घायल है उसको एम्स केस के लिए यहाँ से भेजा गया। इस तरह के हादसे जो है जो देहरादून में एक बड़ा हादसा हुआ था वो भी इसी तरह का ये हादसा था, जिसमें जो कार में कई स्टूडेंट सवार थे और तेज सड़क किनारे जो एक ट्रक खड़ा हुआ था उसमें वो जा घुसी थी। इसमें भी पुलिस जो है जांच कर रही है कि किस जगह पर यह ट्रक क्यों खड़ा किया, किस तरह की लापरवाही इसमें बरती गई है। सीमेंट से भरा एक ट्रक था, कहाँ से आ रहा था, कहाँ के लिए जा रहा था, क्यों इस सड़क पर किया गया, क्या इसमें कोई ट्रक में खराबी आ गई थी या सिर्फ लापरवाही के कारण ट्रक को यहाँ पर खड़ा गया। लेकिन नए साल की रात में ये एक बड़ा दर्दनाक ही हादसा हुआ है। चारों ही जो यात्री थे, जो मृतक है सभी, वो हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे और जो सभी की जो उम्र है वो 30 से 40 के बीच में है। तो काफी दर्दनाक हादसा ये हरिद्वार में नए साल की रात में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो रेवाड़ी से हरिद्वार जा रहे थे जब ये हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है।
और संभल में वक्फ संपत्तियों की जांच होगी। डीएम ने वक्फ के अभिलेखों की जांच का आदेश दिया है। जामा मस्जिद इलाके में बिना पैमाने के वक्फ का दावा सामने आने के बाद सभी वक्फ संपत्तियों की जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। तो बिना पैमाने के सामने आए वक्फ के दावे, क्योंकि कहा यह जा रहा था जहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन है। इसको लेकर हमने ओवैसी के भी बयान सुने थे, बाकियों के भी बयान आ रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्कसंगता या सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए, जिस जगह पर पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा था उसको लेकर कई तरह की बातें बयानें सामने आ रही थी। अब कहा जा रहा है कि जो भी जमीन है वक्फी उसकी जांच कराई जाएगी। क्या कहा है डीएम ने एग्जैक्ट, और कब से ये जांच शुरू होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल में जामा मस्जिद में पुलिस चौकी बनने के दौरान में एक पक्ष सामने आया था जिसका कहना था ये वक्फ की जमीन है। तो वहीं जब पूरे प्रकरण में इसमें डीएम ने जमीन की जांच की तो उसमें बैनामा नहीं पाया गया। दरअसल में संभल में ऐसे तमाम मामले बताए जा रहे हैं जहां पर बगैर बैनामे के जो अभिलेख नियमानुसार होने चाहिए उनके बगैर संपत्ति को वक्फ करने का लोग दावा कर रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर इलाके में वक्फ की संपत्तियां हैं, जिसके बाद डीएम ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। डीएम ने संबंध में कहा है कि लोगों की, और इसको लेकर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, वो जांच करेगी कि अभिलेखी आधार पर ये जो संपत्ति वक्फ की गई है वो ठीक है या गलत है। तो इस पूरे मामले में यहाँ संभल की सभी संपत्तियों की जिला प्रशासन जांच करा रहा है। सुनील, एक पुलिस स्टेशन बनने पर इतना ज्यादा बवाल मच गया था, वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी तो इसके बाद ये मामला और विवादों में आएगा। क्या वक्फ इसके लिए तैयार है, और कैसी इतनी संपत्तियां हैं जिसकी जांच अब आगे बढ़ेगी? देखिए, अक्सर पुलिस थाने हो या पुलिस चौकियां हो जन सहयोग से बनती हैं, इसका सभी को लाभ होता है। मगर यहाँ पर संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पुलिस चौकी का विरोध किया है। वक्फ के नाम पर ये विरोध कहीं से न्याय संगत नहीं लगता। जहाँ तक पुलिस चौकी का मामला है, इससे सभी वर्गों को लाभ होगा, सभी संप्रदायों को लाभ होगा। पुलिस कोई धर्म जाति के आधार पर काम नहीं करती है। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने। तो इन तमाम विवादों के बीच में संभल में पुलिस चौकी का काम तेजी से चल रहा है। 5वें दिन यहां पर लिंटर पड़ा है। जामा मस्जिद इलाके में हिंसा के बाद पुलिस महकमा बनवा रही है पुलिस चौकी। समाजवादी पार्टी और ओवैसी पुलिस चौकी निर्माण का विरोध कर रहे हैं। सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का यहां पर अब लिंटर पड़ चुका है। तो विवाद अपनी तरफ है, लेकिन थाना बड़ी तेजी के साथ बनाया जा रहा है और तमाम जो विवाद हैं उससे परे रहकर इस थाने का निर्माण किया जा रहा है। और संभल में एक और खबर सामने आ रही है। यहां पर एक मुस्लिम परिवार ने अपने मकान में मंदिर बनवाने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि उसके एक रिश्तेदार ने बिना मालिकाना हक के मकान को बेच दिया और वो अपने मकान को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि उनके मकान पर मंदिर या फिर पुलिस चौकी बना दी जाए। जो कुछ लोगों ने अवैध तरीके से उसमें कब्जा कर रखा है, लिहाजा मैं सरकार से, प्रशासन से ये अपील करता हूं कि उनका कब्जा हटवाया जाए और मेरे परिवार की पूरी अच्छा यह है कि उसमें एक मंदिर का निर्माण करा जाए और एक पुलिस चौकी इसलिए कि उसकी मंदिर की रक्षा के लिए जो बाल विद्या के विद्यार्थी हैं और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग उसमें मीट का कारोबार कर रहे हैं, जगह जगह इस तरह से मीट बेच रहे हैं कि जैसे आलू
आलू मटर की मतलब सब्जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज अगर हट जाए तो इसमें मतलब जो है हमारे हिंदू धर्म के भाई लोग जो माँ बहनें हैं हमारी, उनको थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी खबर है, जहां पर आरोपी एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में एफआईआर रद्द किए जाने की अपील की गई है। अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक की अपील है। सपा सांसद में याचिका में खुद को बेगुनाह बताया है। सियासी बदले के भावना से फर्जी केस दर्ज कराने का आरोप उन्होंने लगाया है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के मामले में केस दर्ज किया गया था। जियाउर रहमान बर्क की ओर से 16 दिसंबर को अर्जी दाखिल की गई थी। 18 दिसंबर को हाईकोर्ट रजिस्ट्री में केस रजिस्टर हुआ था। कानपुर में शिवराजपुर स्टेशन के पास रेलवे लाइन के किनारे मिले खाली गैस सिलेंडर के मामले में आज भी जांच होगी। बीडीएस की टीम आज फिर पहुंचेगी। एसपी रेलवे आगरा अभिषेक वर्मा ने जांच के लिए स्पेशल 6 की टीम बनाई है। इस टीम को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। सूत्रों के मुताबिक 50 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ इस मामले को लेकर हो चुकी है। तो एसपी रेलवे ने जांच गठित कर दी है। हम आपको बता दें कि रेलवे के किनारे एक सिलेंडर मिलने के बाद अब इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है। क्या पीछे जैसा सब कुछ हुआ, सबोटाज करने की कोशिश ट्रैक को की गई, रेलवे ट्रैक को, क्या इसी तरह की कोई बड़ी साजिश थी? अब इसी मामले में कोशिश की जा रही है कि एक जांच समिति गठित कर दी गई है और बीडीएस की टीम आज फिर यहां पर पहुंचेगी। एसपी रेलवे आगरा अभिषेक वर्मा ने जांच के लिए स्पेशल 6 की टीम बनाई है और इस टीम को 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, जैसे पहले हमने देखा कि जब भी इस तरह के मामले सामने आए, कोशिश यही की गई कि रेलवे ट्रैक को साबोटाज किया जाए या फिर वहां पर कई बार ट्रेनें भी डिरेल हुई है। अब इस पूरे मामले को हल्के में ना लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए अब टीम बना दी गई है। किस तरह से टीम इस पूरे मामले को की जांच को आगे बढ़ाएगी? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला शिवराजपुर के बराजपुर रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग के पास का बताया जा रहा था, जिसमें एक बोरी के पास 5 किलो का एक खाली सिलेंडर मिला। ये वही जगह है जो सितंबर में जहां सिलेंडर मिला उससे मात्र कुछ ही किलोमीटर, अगर आधा किलोमीटर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसी दूरी पर ये पूरा मिला। और इसके बाद जब इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को लगी है और उसके बाद हरकत में आए, ये शरारत है, साजिश है, इस बिंदु पर जांच शुरू हो गई। अगर बात की जाए एसपी रेलवे आगरा इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मौके पर इन्होंने टीम 6 का गठन भी किया और टीम 6 को अपनी 3 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। दरअसल ये मामला सिलेंडर आया कहां से, सिलेंडर खाली क्यों रखा गया, सफेद बोरी कहां से आई और उस क्षेत्र में आसपास की आबादी कितने लोग, ऐसे तमाम चीजें जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। इन सबके बीच लगातार पुलिस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। अगर पूरे सूत्रों की माने तो 50 से ज्यादा लोगों से अभी तक पूछताछ हुई है। 15 से ज्यादा लोगों को पुलिस अलग अलग जगहों से लेकर पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास करी कि आखिर ये खाली सिलेंडर आया तो आया कहां से, क्योंकि शरारत है तो शरारत करने वाले कौन है और अगर साजिश है तो साजिश में कौन कौन है, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। अगर बात की जाए एसपी रेलवे आगरा अभिषेक वर्मा की, तो उनका कहना है कि टीम पूरी गहनता से इसकी जांच करेगी और फैक्ट्स को लगे आरपीएफ जीआरपी दोनों एक साथ इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने पूर्व हुई घटना के बाद से डीजीपी के निर्देश से कि रेलवे पे पेट्रोलिंग होगी, ट्रैक्स पर पेट्रोलिंग हुई, आरपीएफ बिल्कुल, और उसी के बाद अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच बिठा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा में जश्न के खुमारी में नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। 3 जोन में नियम तोड़ने वाले करीब 9,500 लोगों पर कार्रवाई की गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने कार्रवाई का एक डाटा अब तैयार कर लिया है, जिसमें एमवी एक्ट के तहत 8,610 वाहनों का चालान हुआ है, जिसमें 339 ड्रंक एंड ड्राइव के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि 653 सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई हुई है। इस दौरान कुल 28 वाहनों को सीज भी किया गया है। तो आप समझिए कि नए साल के जश्न को मनाने के लिए जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने नियम को तोड़ा और फिर नियम के बाद पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की।
और अब यूपी के श्रावस्ती से खबर लेते हैं, जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रावस्ती जिले के थाना हृदय नगर गिरंट में एक मदरसे में मौलाना सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग मदरसे के आड़ में नकली नोट छापने का काम किया करते थे। इनके पास से 35,000 के नकली नोट और प्रिंटर सहित नकली नोट छापने का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इस इलाके की पुलिस और एसओजी की टीम आज नकली नोट छापने का भंडाफोड़ करेगी। इसके अलावा मदरसा जामिया नूरिया खातूना निलबिया के संचालक सहित उसके साथियों को अब गिरफ्तार किया गया है। थाना हरदत्तनगर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निशानदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद हुए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू कराने की मांग की है और आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुनवाई से पहले ओवैसी का बयान भी आया है और उन्होंने भी कहा कि संभल की मस्जिद मामले में क्या हुआ सबके सामने है, लेकिन बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जाए, लगातार जो मुस्लिम नेता हैं या धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि देखिए इस तरह से ठीक नहीं है कि जहां जहां मुस्लिमों की मस्जिद है या दरगाह है उनको खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और इसी को लेकर ओवैसी ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है और पूजा स्थल की स्थिति को बरकरार रखने पर आज ये अहम सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला अब गहराता चला जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। पल्लवी ने आशीष पटेल के विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। राज्यपाल को सौंपे पत्र में आरोप है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष के पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए, जो कि नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। पल्लवी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। वहीं आशीष पटेल ने अपने खिलाफ साजिश रची जाने की बात कही और आज इस मामले में बड़ा खुलासा भी करने की बात कही है। तो राज्यपाल तक पहुंचा आशीष पटेल का मामला और सिराथू से जो विधायक है पल्लवी, उन्होंने आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप काफी दिनों से वो लगाती आ रही हैं, लेकिन अब उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर इस बारे में संज्ञान लेने की बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ आशीष पटेल कह रहे हैं कि साबित करके दिखाए भ्रष्टाचार, और आज इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले। कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा आशीष कर सकते हैं। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर बलिया पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि इस्लाम में विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए। विपक्ष के लोग एक खास वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। विरासत अगर हमारी कोई उस पर कब्जा किया तो मिलना चाहिए। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए और आना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हमारे लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है मुसलमान का भी बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े।
महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में ट्रैफिक ड्यूटी को लेकर सिपाही, होमगार्ड और पीआरडी जवान बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही ये भी कहा कि किसी भी सूरत में महाकुंभ में ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना होने पाए। आसानी से दिखने वाले साइन बोर्ड लगाए जाए। सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। हादसे में घायल लोगों की मदद करें। नागरिक घबराकर मौके से भागे नहीं, यानी स्टंपिट की बहुत ज्यादा आशंका होती है, लेकिन तो आज मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा है। जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में 6 प्रमुख स्नान तय किए गए हैं। पहला स्नान पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को होगा। दूसरा स्नान मकर संक्रांति का 14 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को। चौथा स्नान बसंत पंचमी का 3 फरवरी को। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा का 12 फरवरी को और वहीं आखिरी स्नान और कुंभ का समापन 26 फरवरी को हो जाएगा। तो ये प्रमुख स्नान है जिसमें खास तौर पर भारी भीड़ प्रयागराज पहुंचने वाली है इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। सीएम योगी गोरखपुर को करीब 1533 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का न्यू ईयर गिफ्ट देने वाले हैं। इनमें 1478 करोड़ 80,68,000 रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जबकि 53 करोड़ 73,66,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। चरगावा के जनता इंटर कॉलेज में दोपहर बाद इस कार्यक्रम को रखा गया है। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और बताया जा रहा है कि इस दौरान कई सौगातें गोरखपुर वासियों को मिलने वाली है, यानी कि न्यू ईयर का तोहफा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि 1533 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का न्यू ईयर गिफ्ट होगा, जिनमें से 1478 करोड़ 80,68,000 रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, जबकि 53 करोड़ 73,66,000 रुपए के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। शामली में हिंदू संगठन के लोगों ने मनहार खेड़ा किले को लेकर प्रदर्शन किया। आरएलडी विधायक अशरफ अली खान पर किले पर अवैध कब्जा करने का आरोप है। इस किले में अशरफ अली खान का परिवार सदियों से रहता है। हिंदू संगठनों का दावा है कि मनहार खेड़ा किला राजपूत पूर्वजों का है। एसडीएम शामली को हिंदू संगठनों ने मांग पत्र सौंपकर पुरातत्व विभाग से किले की जांच कराने की मांग की है। प्राचीन मनहार खेड़ा किला है वो शामली जिले के जलालाबाद कस्बे में मौजूद है। ज्ञापन में कहा गया है कि जलालाबाद का जो किला है वो महाभारत कालीन है और उसका नाम मनहार खेड़ा है। कुओं और दुर्ग को पुरातत्व विभाग को संरक्षित करके राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए। देखिए एसडीएम साहब यहाँ हमारे साथ हैं, आप भी हाथरस में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बाद में तोड़फोड़ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग के दौरान एक युवक के पेट में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। वहीं डॉक्टरों ने युवक की हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। कानपुर देहात में रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंचे लेखपाल के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर लेखपाल के साथ मारपीट के साथ सरकारी काम में बाधा डालने, दस्तावेज को फाड़ने का आरोप लगा है। लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के परिजनी का बताया जा रहा है। और अब खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर एक दबंग ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। दबंग युवक को पिटता देख लोग तमाशबीन बने रहे। घटना थाना जखलौन के मुख्य बाजार की है। बताया जा रहा है कि जखलौन के मुख्य बाजार में 2 युवकों में किसी बात को लेकर हाथापाई कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग युवक एक युवक को पकड़कर उसे जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागपत में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 2 ममेरे भाइयों पर लगा। मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के बसी गांव का है। मेरठ के छुर्र गांव में हिमांशु अपने मामा के घर बसी गांव आया हुआ था।
जहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि हिमांशु के मामा के बेटों की ओर से उनके एक दोस्त ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।